नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हमारी और आपकी रोज की जिंदगी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। सोचिए जरा, भीड़ भाड़ वाले बाजार, सड़कों पर दौड़ती हजारों गाड़ियां, रात में जगमगाती स्ट्रीट लाइट्स और हर सुबह घर के नलके में आने वाला पानी। पर्दे के पीछे इन सब को बिना रुके आखिर चलाता कौन है? ये ऑर्डर्स आते कहाँ से हैं? तो चलिए, शहर की इस कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन के मैकेनिक्स को थोड़ा डिटेल में और आसान भाषा में समझते हैं। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए ना एक बिल्कुल आम सी घटना की कल्पना करते हैं। मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, शंकर, जहांगीर और रेहाना। अब होता क्या है कि शंकर एक शॉर्ट पिच बॉल डालता है और रेहाना उस पर इतना जोरदार शॉट लगाती है कि बॉल सीधे गली की स्ट्रीट लाइट पर जा लगती है और शा, लाइट टूट जाती है। अब बच्चे बुरी तरह घबराए हुए हैं, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने किसी पड़ोसी की खिड़की तोड़ी थी तो उन्हें अपनी पॉकेट मनी से हर्जाना भरना पड़ा था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इस टूटी हुई स्ट्रीट लाइट का हर्जाना आखिर दिया किसे जाए? इन सड़कों का, इन स्ट्रीट लाइट्स का आखिर मालिक कौन है? सुनने में ये बचपने की छोटी सी घटना जरूर लगती है, पर असल में ये कहानी शहर के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे का एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करती है। पहला हिस्सा, कॉर्पोरेशन की खोज। तो उन परेशान बच्चों को अपने सवाल का जवाब पड़ोस में ही रहने वाली एक रिटायर्ड कर्मचारी यास्मीन खाला से मिलता है, और यहीं से खुलासा होता है शहर की एक विशाल अथॉरिटी का। होता क्या है कि किसी भी बड़े शहर में एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम कहा जाता है। और हाँ, अगर शहर का आकार थोड़ा छोटा हो तो इसका नाम बदलकर म्युनिसिपल काउंसिल यानी नगर पालिका हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वो जो टूटी हुई स्ट्रीट लाइट थी ना, वो किसी एक आम व्यक्ति की जरूरत या प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि इसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है। कहाँ कितनी बड़ी आबादी है, इसके आधार पर इन प्रशासनिक इकाइयों का नाम और उनका पूरा दायरा तय होता है। अब दिमाग में आता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन आखिर काम क्या क्या करता है। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मे सच में अनगिनत जरूरी काम होते हैं, जैसे सड़कों की लाइट्स बदलना और उन्हें ठीक रखना, मोहल्ले से कचरा इकट्ठा करना और उसका सही से निपटारा करना, हर घर में पानी और बिजली की सप्लाई पूरी करना। सिर्फ यही नहीं, शहर में घूमने के लिए पार्क और बाग बगीचे बनाना, बारिश के मौसम में बीमारियों को फैलने से रोकना और यहाँ तक कि सरकारी अस्पताल और स्कूल चलाना भी इन्हीं के दायरे में आता है। सच कहूँ तो किसी भी शहर का दैनिक जीवन इन्हीं सेवाओं पर बहुत गहरी तरह से निर्भर करता है। एक पल के लिए सोचिए, अगर इनमें से एक भी काम रुक जाए तो पूरा का पूरा शहर ठहर सकता है। दूसरा हिस्सा, डिसीजन मेकर्स वर्सेस इम्प्लीमेंटर्स, यानी निर्णय लेने वाले बनाम उन्हें जमीन पर उतारने वाले। इतने बड़े शहर के फैसले कौन लेता है और उन्हें हकीकत में कौन बदलता है? इस सिस्टम की हायरार्की को समझना वैसे काफी आसान है। एक तरफ होते हैं चुने हुए बोर्ड काउंसलर्स, जिन्हें हम पार्षद भी कहते हैं। इन्हें आम जनता डायरेक्ट वोट देकर चुनती है। शहर में नया पार्क कहाँ बनेगा या नई सड़क कहाँ निकालनी है, ये तय करना इन्हीं इलेक्टेड काउंसलर्स का काम होता है। वहीं दूसरी तरफ आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कमिश्नर। इन्हें सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी ये प्रॉपर एग्जाम क्लियर करके आते हैं और अपॉइंटेड होते हैं। इनका मुख्य काम होता है उन काउंसलर्स द्वारा लिए गए फैसलों और बनाई गई पॉलिसीज को एक्चुअल जमीन पर लागू करना। देखा जाए तो ये राजनीति और प्रशासन के बीच के बैलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब देखते हैं कि ये काम पूरे शहर के मैक्रो लेवल पर कैसे स्केल होता है। दरअसल पूरे शहर को अलग अलग छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिन्हें वार्ड्स कहते हैं। हर वार्ड से एक वार्ड काउंसिलर चुनकर आता है, जो आमतौर पर अपने इलाके की छोटी मोटी समस्याओं जैसे टूटी हुई तारें या गली की सफाई को देखता है। लेकिन जब बात किसी कॉम्प्लेक्स मुद्दे की आती है जो पूरे शहर पर असर डालता हो, जैसे नया बड़ा बस स्टैंड आखिर कहाँ बनेगा या पूरे शहर के कचरे का निपटारा कैसे होगा, तो उसके लिए ये सभी काउंसलर्स मिलकर कमिटीज बनाते हैं। फिर ये कमिटीज आपस में बहस करती हैं, गहराई से चर्चा करती हैं और तब जाकर पूरे शहर के हित में बड़े फैसले लेती हैं। तीसरा हिस्सा, फंडिंग द सिटी इंजन, यानी इन सभी कामों के लिए आखिर पैसा कहाँ से आता है। इस फाइनेंशियल इंजन को चलाने का राज कुछ नहीं, बस हमारी और आपकी जेब से जाने वाले टैक्सेस हैं। जी हाँ, शहर की जनता ही इस शहर को चलाने के लिए सीधे तौर पर फंड देती है। ये पैसा अलग अलग तरह के टैक्सेस से इकट्ठा होता है। जैसे एक बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स से आता है, उसके अलावा पानी और अन्य सेवाओं पर लगने वाला वाटर या सर्विस टैक्स होता है। एक बड़ा दिलचस्प टैक्स है एंटरटेनमेंट टैक्स।
यानी जब भी मूवी थिएटर में हम टिकट खरीदते हैं तो उसका एक हिस्सा इस टैक्स के रूप में कॉरपोरेशन के पास चला जाता है। और इसके साथ ही एजुकेशन टैक्स भी इस पूरे रेवेन्यू का एक बड़ा अहम हिस्सा होता है। लेकिन क्या सारा बोझ किसी एक पर पड़ता है? बिल्कुल नहीं। टैक्स का बोझ समाज में किस तरह बांटा गया है, ये जानना बहुत जरूरी है। शहर में प्रॉपर्टी टैक्स का मुख्य हिस्सा अमीर लोगों से आता है, क्योंकि जाहिर है उनके पास आकार में बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें लगभग हर आम नागरिक शामिल है, वो जनरल टैक्सेस और यूजर चार्जेस चुकाता है। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि शहर के संचालन में और उसके रोजमर्रा के खर्चों में हर एक व्यक्ति अपना एक अहम योगदान दे रहा है। हर कोई अपने हिस्से का फर्ज निभा रहा है, तब जाके ये शहर चल रहा है। चौथा हिस्सा, द चेंजिंग फेस ऑफ लेबर। हाल ही के समय में शहर के इस कामकाज, खासकर कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। हुआ ये है कि आजकल देश भर के कई म्यूनिसिपल कमिश्नर्स ने काम करवाने का एक नया तरीका अपनाया है, जिसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम कहते हैं। इसका क्या मतलब है? जो पब्लिक वर्क्स जैसे सड़कों की दैनिक सफाई या कचरा उठाना पहले परमानेंट सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाते थे, अब वही काम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को सौंप दिए गए हैं। इस नए तरीके में प्रशासन खुद सीधे कर्मचारी ना रखकर एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए ये सारा काम करवाता है। खैर, इस नए सिस्टम ने काम करने वालों की स्थिति पर एक बहुत बड़ा और थोड़ा चिंताजनक असर डाला है। जब गवर्नमेंट वर्कर्स और इन नए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की तुलना की जाती है तो काफ़ी बड़े अंतर सामने निकल कर आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है और उन्हें परमानेंट वर्कर्स के मुकाबले आमदनी भी काफ़ी कम मिलती है। पर सबसे बड़ी चिंता की बात है उनकी सेफ्टी। कचरा इकट्ठा करना एक काफ़ी खतरनाक काम हो सकता है, जिसमें बीमारियों और चोटों का हमेशा डर रहता है। इन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के पास अक्सर ज़रूरी सेफ्टी गियर जैसे प्रॉपर मास्क या ग्लव्स ठीक मात्रा में होते ही नहीं है। इस बदलाव ने डेफिनेटली इन वर्कर्स के सामने कई कठिनाइयां खड़ी कर दी हैं। पांचवा हिस्सा, द पावर ऑफ प्रोटेस्ट। अब सवाल ये है कि जब ये लोकल सिस्टम ठीक से अपना काम ना करे तो एक जागरूक नागरिक के तौर पर क्या किया जा सकता है? ऐसे में गंगाबाई और उनके मोहल्ले की महिलाओं का विरोध ना एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। उनके इलाके में कई दिनों से कचरा ही नहीं उठाया गया था और सड़कों पर गंदगी से बीमारी फैलने का पूरा डर बन गया था। जब परेशानी सच में हद से बढ़ गई तो उन्होंने सबसे पहले कदम में मोहल्ले की सारी महिलाओं को इकट्ठा किया और अपना विरोध शुरू किया। अगले स्टेप में उन सभी ने मिलकर अपने लोकल वार्ड काउंसलर के घर का घेराव किया और जोरदार नारे लगाए, क्योंकि आखिर वोट तो उन्हीं ने दिया था। जब काउंसलर ने मजबूर होकर मदद करने का वादा किया तो आखिरी स्टेप में ये पूरा कारवां सीधे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस जा पहुंचा और वहां उन्होंने सीधे कमिश्नर का सामना किया। ये बताता है कि एक स्ट्रक्चर्ड और संगठित विरोध कितना असरदार हो सकता है। इस पूरे किस्से का सबसे असरदार पल तो तब आया जब कमिश्नर ने बात टालने के लिए बहाना बनाया कि उनके पास इस वक्त कचरा उठाने के लिए पर्याप्त ट्रक्स नहीं हैं। इस पर गंगाबाई का जवाब सुनने लायक था। उन्होंने तुरंत और बड़ी समझदारी से कहा, पर लगता है अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए आपके पास काफी ट्रक्स है। एक जागरूक नागरिक का ये सीधा और सटीक जवाब प्रशासन के किसी भी बहाने को पूरी तरह बेअसर कर देता है। दरअसल जब लोग अपनी सुविधाओं के लिए आवाज उठाते हैं और पूरी जानकारी रखते हैं तो सिस्टम को काम करना ही पड़ता है। इस घटना के तुरंत बाद ही उनके वार्ड की सफाई आखिरकार शुरू हो गई थी। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जिस इलाके में बैठकर इस वक्त इस एक्सप्लेनर को सुना जा रहा है वो आखिर किस म्युनिसिपल वार्ड में आता है, और उस वार्ड को रिप्रेजेंट करने वाला जनता का चुना हुआ इलेक्टेड काउंसलर आखिर है कौन? अपने शहर, अपने वार्ड्स और इसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना एक बेहतर और जागरूक नागरिक बनने की पहली सीढ़ी है। हमें इस जानकारी को हमेशा अपने पास रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर सही जगह सवाल जरूर उठाने चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। तब तक अपने आसपास के सिस्टम को क्लोजली ऑब्जर्व करने का सिलसिला जारी रखिए।